चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप में बलबूता है और आप क्लियर हैं अपने माइंड पे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, बिल्कुल अलग सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसा है कि कोई टाइम से नहीं आता, मीटिंग में टाइम पे नहीं आता, यहाँ नहीं आता। मुझे गर्व है कि 38 साल की सेवा में किसी मीटिंग में मैं लेट नहीं पहुंचा। ये मैं इस बात की कहता हूं कि सर्कमस्टांसेस तो हैं ही, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। यहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है। हम क्या उन सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह समझ रहे हैं? ये भी चीज मैंने कल्याण सिंह जी से सीखी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो कहते हैं, अनिल देखो, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको समझूंगा, उसको समझ के मैं अपनी प्रक्रिया ऐसे बनाऊंगा कि वो ठीक हो जाए। उसको तो मैं ज्यादा नहीं कर सकता, जबकि वो स्थिति में थे कि और लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर थे। तो मेरा ये मानना है कि सर्कमस्टांसेस को आप ज्यादा नहीं कर सकते, जो है वो है। आपने इस पर भी कुछ टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पर। मैं निरंतर करता हूं कि मेक इन इंडिया वाज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, बट द पॉइंट इज द वे इट वाज इंप्लीमेंटेड वाज शॉकिंग। आपने वर्ल्ड बैंक की एक सीढ़ी बना ली और बता लगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे भाई, वर्ल्ड बैंक से क्या मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? जो यहाँ बिजनेसमैन है वो बताएगा ना, आसानी हुई नहीं हुई, उससे आप पूछ नहीं रहे हैं, आप वर्ल्ड बैंक से पूछ रहे हैं। फिर अंततः वर्ल्ड बैंक ने भी वो सीढ़ी हटा ली कि उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, हम में ये दम होना चाहिए कि जो अच्छी चीज हो रही है उसको हम अच्छा कहें, और जो नहीं हो पा रहा है उसे स्वीकारें। अगर हम स्वीकारेंगे नहीं तो सुधार नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर में कुछ ना कुछ कमी होती है। ऐसी कोई व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती। तो आप मानिए, मेक इन इंडिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल वेयर नथिंग वाज हैपनिंग, येट शेर दहाड़ा चला जा रहा था। अरे भाई, उसके दो प्रमुख मुद्दे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट जीडीपी में 13% से बढ़कर 25% हो जाए। आज की तारीख में भी 12-13% है। तो अगर नहीं हुआ और एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुआ, तो हमें फिर ये विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। तो भाई, पॉलिसीज नहीं बनी उसके लिए, पॉलिसीज तो हैं, इस देश में पॉलिसीज की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इंप्लीमेंट नहीं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, इस बात को मैंने पुस्तक में भी लिखा है, इट इज वेरी इजी टू हैव एन आइडिया। In a democracy, everyone has an idea. But for any idea to fructify and sustain, it has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable, and environmentally sustainable. इसमें इमोशनल रिलेटेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जिस व्यक्तियों से आप ये कराना चाह रहे हैं अपनी आइडिया को, उसको समझ में आना चाहिए कि उसके लिए क्या वैल्यू है इसमें। इसके लिए आपको उनसे कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं कह रहा हूं शेर दहाड़ रहा है। आपको कॉन्वर्सेशन करना चाहिए इंडस्ट्री के साथ, इंटेंसिव। तो वो संवाद क्यों नहीं हो रहा? अब ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं हो रहा। अगर मैं ये समझ लूं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तो मुझे इतना कभी बड़ा बदलाव, जो गवर्नमेंट इतनी रिसेप्टिव थी, इतनी ओपन थी, इतना बड़ा बदलाव सिर्फ डिमोनेटाइजेशन की मुझे वजह से पता आया? नहीं, मैं डिमोनेटाइजेशन वजह नहीं कह रहा हो हूं। सकता है डिमोनेटाइजेशन का के बाद। एक वाटरशेड है। जी, उसके बाद उसके बाद और भी प्रकरण रहे होंगे। जुडिशरी पर भी कुछ सवाल उठाए कि क्यों उन्हें अभी भी इतनी छुट्टियां मिलती हैं, गर्मियों की छुट्टियां क्यों मिलती हैं, क्यों इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, क्यों हमारे जजेस जवाबदेह नहीं हैं। तो इस पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, या फिर लेजिस्लेचर ने या फिर गवर्नमेंट ने क्या कभी इस बारे में सोचा? क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, इस पर क्या चर्चा होती है? देखिए, चर्चा होती है इंटरनल, और सरकार के लिए मेरा ख्याल बोलना उचित भी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी से आपका उनका रोज का काम पड़ता है। काम पड़ता है। सरकार के बाहर बोला जाना चाहिए इस पे। मैं सरकार में था तो अंदर बोलता था, सरकार में बोलता था, इस बात को उठाता था, खूब उठाता था अच्छी तरह। जो भी मैं आज आपसे कह रहा हूं, लोग मुझसे कहते हैं आप सरकार में तब क्यों नहीं बोलते थे? तब मैं बाहर नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं कोड ऑफ कंडक्ट से बात था। लेकिन ये सब चीजें सरकार में रहते हुए जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति था कहता था, जुडिशरी के बारे में बोलता था, पब्लिकली नहीं बोलता था। आज की तारीख में पब्लिकली बोल रहा हूं, और ये तथ्य है कि दुनिया में कोई ऐसी जुडिशरी नहीं है जो कि 1.5 महीने की छुट्टी जाती है। इनफैक्ट जो ब्रिटिश ने यहां किया था, ये व्यवस्था ब्रिटिश ने बनाई थी, क्योंकि गर्मियों में वो लोग सेल करते थे, वापस ब्रिटेन जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। ब्रिटेन इटसेल्फ में नहीं है ये, या 1.5 महीने की छुट्टी है। पेंडेंसी का पूरा दोषारोप हम नहीं कर सकते जुडिशरी को, लेकिन हम उस व्यवस्था में कमी तो ला सकते हैं उन 1.5 महीने छुट्टी ना जाके। ये कौन सी लॉजिक है 1.5 महीने की, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। अब चूंकि सरकार एक लिटिगेंट है जुडिशरी के सामने, तो सरकार तो नहीं बोल सकती, उनको तो अपनी माफिक जजमेंट चाहिए, तो नहीं बोलेंगे। लेकिन पब्लिक को तो बोलना चाहिए। मतलब देखिए, आप क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड रही हैं?
आई डोंट नो, देयर इज अ डिस्कशन, दे आर कॉम्प्रोमाइज। या कुछ केसेस जहां पे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं, कई केसेस हैं जिसमें मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन का केस था, जिसको मैंने जजमेंट खुद पढ़े हैं कि उन्होंने बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड कर दिया। बिल्कुल सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट तो 2004 के बाद की थी, उन्होंने 90 से बाद के सब कैंसिल कर दिए। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। अब चूंकि उस समय हवा बह रही थी, इसलिए सब जगह वही कर रहे थे। अब धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। मेरा कंटेंशन ये है, बट गलती किसी से भी हो सकती है, कोर्ट से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, जजमेंट सही गलत हो सकते हैं, उस पर मैं टपली इसलिए नहीं कर रहा हूँ। वो उनका चिंतन है, वो व्यवस्था नहीं है, उस जज की चिंतन है, व्यवस्था की प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जजेस भी इन्फ्लुएंस होते हैं? मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसे जेल होनी चाहिए, कंटेम्प्ट में। ये व्यवस्था है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, देयर वाज एन एडवर्स कमेंट मेड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बीन हेल्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नॉट दैट ही बिकम्स हिमसेल्फ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप देखिए हम क्या बात करें, बिकॉज ये एक व्यवस्था है जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना और चाहता। एक चीफ जस्टिस राज्यसभा का सदस्य कैसे बन गया? नहीं, वो देखिए लीगल बाइंडिंग नहीं है ये। मैं लेकिन ये नैतिक, ये नैतिक देखिए, नैतिक पे मैं भी आता हूँ। पहले हम लीगल पे चलें, नैतिक पे भी मैं आऊंगा। लीगल पहले लॉ देख लें, फिर नैतिक पे आएंगे। जो नैतिकता पे इसलिए नहीं बात करते हैं कि आज हम ब्राइब लेते हुए वीडियो में आ रहे हैं, कल चीफ मिनिस्टर बन जाए तो नैतिकता खत्म। मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। लीगली ही शुड हैव बीन हेल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नंबर 2, ही बिकम चीफ जस्टिस, ठीक है, देयर इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस अगेंस्ट हिम। लीगली either the lady was wrong or the judge was wrong. They can't be a compromise. They can't be a compromise. अगर उसने गलत एलिगेशन किया था, she would have been behind the bars. सही एलिगेशन किया था, the judge should have been impeached. You're talking about Ranjan Gogoi. रंजन गोगोई। The question is, these are legal issues. अब आइए एथिक्स पर, बिकॉज जहां लॉ नहीं आता वहां एथिक्स पे जाएंगे। टू हैव मेड दैट पर्सन राज्यसभा MP, to my mind, is ethically wrong. You are conveying a wrong signal to the society at large. That's ethics. Because legally कोई मना ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट जज के। So we must be very clear in our mind as to what we are saying. We are talking ethics or law. Ethically तो there are so many things going wrong. लोग मुझसे पूछते हैं, यार तुम एथिक्स की किताब लिखते हो, ये करते हो, क्या होता है? आज की तारीख में तो एथिक्स गई तेल लेने। The fact of the matter is, sometimes I wonder what is this going on. There are so many illegal things happening, but ethically तो पूछिए मत क्या हो रहा है। आप तब तक करप्ट हैं जब तक आप उधर बैठी हैं, मेरी तरफ आ जाइए आप करप्ट नहीं है। तो ये देयर इज नथिंग लीगल, इलीगल और इलीगल, इट इज एथिकली रॉन्ग। हाउ कैन आई, जब तक आप पकड़े ना जाए तब तक आप रॉन्ग नहीं है। नहीं, पकड़े जाते नहीं है, आप पकड़े गए हैं उसके बाद भी, आप पकड़े गए हैं, आपको रोज जो है क्या कहते हैं, आपको पेरोल मिल जाती है। इट इज नॉट इलीगल, पेरोल इज अ लीगल थिंग, बट इट्स एथिकली रॉन्ग फॉर ए कन्विक्टेड पर्सन टू बी गिवन पेरोल पीरियोडिकली। इट्स नॉट इलीगल, लॉ है, उस प्रोसेस में आप दे रहे हैं। सो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन illegality and unethical conduct has to be understood very clearly. Public has to raise this issue, understanding this difference, that it is ethically wrong. हम लोग मिक्स कर देते हैं दोनों, तभी वो बच जाता है, बोले लॉ तो नहीं कह रहा, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लॉ नहीं कह रहा, बट एथिकली डू यू अग्री विद दिस और नॉट? दैट इफ अ पर्सन, जिसको मैं आज कह रहा हूँ चक्की पीसिंग, और कल मैं उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना ले रहा हूँ, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। व्हाट इज इलीगल? इट इज एथिकली रॉन्ग। आपने जो कहा कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, आजकल कुछ युवाओं ने आवाज़ उठाई है और वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अनशन भी कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, उनके साथ सोनम वांगचुक भी बैठे हुए हैं अनशन पर। आपको लगता है कि ये सही तरीका है, वो सही कर रहे हैं? आई डोंट नो, बिकॉज सी आई एम वेरी बैड एट पॉलिटिक्स माई सेल्फ। आई सेंस सम पॉलिटिक्स इन इट। सो मेरा ये कहना है कि अपने लिमिटेड वे में आप जो भी कुछ कर सकते हैं, अपनी बात कहनी चाहिए, फिर लोग जुड़ेंगे उसके साथ। वो उसको ठीक समझते हैं, कर रहे हैं। बट अगर मुझसे कहा जाए कि आप भी जंतर मंतर पे पहुंच जाइए, तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट्स नॉट माई वे ऑफ स्पीकिंग माई माइंड। आई हैव माई ओन वे ऑफ स्पीकिंग माई माइंड, अदर्स विल हैव। एज मोर एंड मोर पीपल टॉक अबाउट इट, probably it will create an impact amongst the decision makers कि आप इतनी सारी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि आप को ये करेज होनी चाहिए कि आप अच्छी बात की तारीफ करें। मैंने एक मूवमेंट शुरू किया, नेक्सस ऑफ गुड। वी शुड हैव द करेज टू एडमायर। क्या क्या अच्छा हुआ है बीते कुछ सालों में? बहुत कुछ अच्छा हुआ है। जैसे
मैंने आपको बताया कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फिनोमिनल. आई मीन वेर एवर आई गो आई सी ए ह्यूज चेंज, ह्यूज इंप्रूवमेंट इन दैट. इसी तरह आज आपको कैश कहीं ले आने की ज़रूरत नहीं है. आप रेडी वाले के पास चले आइए, दुकान के पास, वो यूपीआई से पेमेंट कर दे रहा है. व्हाट फिनोमिनल वर्क दैट इज़ हैपनिंग. मुझे बताया गया यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हैज़ इम्प्रूव क्वाइट ड्रामेटिकली. आई मीन मैंने खुद सफ़र नहीं किया है, नहीं देखा है, बट इम्प्रूव हुआ है. सो दे आर थिंग्स दैट आर डूइंग और वेल. क्या ऐसा है जिसको बहुत गंभीरता से जिस पर काम करने की ज़रूरत है? क्या हाँ कमियां हैं? देखिए, बिगेस्ट इशू दिस कंट्री फेसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता. देखिए, एक तो गंभीर समस्या है, उससे गंभीर बात यह है कि उस पर बात नहीं हो रही. मेरा यह मानना है कि सेंटर इशू होना चाहिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन उपलब्ध है. अगर हम उस समस्या को समस्या मानेंगे ही नहीं और हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे इतना एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो गया, इतना हो गया, तब प्रॉब्लम बनी रहेगी. आप अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करें और फिर एक कारगर नीति बना के उसका क्रियान्वयन करें. ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना ज्ञान बांटते हैं, क्या हो सकता है? मैंने कहा, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर? अब चूंकि उनकी बातें हेडलाइन में नहीं छपी पेपर पे, इसलिए कोई चर्चा नहीं करता है. आपको मालूम नहीं, जानकारी है नहीं, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने इतनी बढ़िया रिपोर्ट दी है मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर पे. वो चर्चा में ही नहीं है, इसी सरकार ने बनवाई है. मेरा कहना यह है कि हम उन इश्यूज पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं. आजकल हम मंदिर में चिपके हुए हैं, जो गड़बड़ हो रहा है कल कुछ और हो जाएगा, उस पर चिपके रहेंगे. I know these should be discussed, these are serious issues, but much more serious in all this is unemployment. Second, the serious issues regarding to the time we are not giving to education. हमने क्या बना दिया एजुकेशन का? We have an opportunity, we have a very good policy. हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते ही नहीं है. नीट एग्जामिनेशन की पेपर लीक और इसकी लीक और इसका रेजिग्नेशन. Why can't we indulge in very intensive discussion with stakeholders to make the issue emotionally relatable, जिससे उसका implementation हो सके? So to my mind, these are very, very serious issues. If you imagine कीजिए, education खराब, unemployment, it is a recipe for disaster in future. And no one seems to be bothered about it. हम जिस पोजीशन में हैं, उस पोजीशन में अपने दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से हमें अपनी ड्यूटी निभानी है. लेकिन ऐसे व्यक्तियों को आपको अपने पास रख. मुझे याद है कल्याण सिंह जी मुझसे कहते थे, कल्याण सिंह जी ने, जब मैं उनका नहीं रहा सेक्रेटरी, तो एक दिन उनसे मुलाकात हो गई, तो वो मुझसे पूछने लगे, अनिल, तुम बोल देते थे जो तुम्हारे मन में आता, तुम्हें नहीं लगता था मैं तुम्हें हटा दूंगा? मैंने, साहब मैं कह के तो आया नहीं था, आप हटा देते मैं चला जाता. बोली, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास रखता था. निंदक नीरे राखिए. दीज आर हिज वर्ड्स. ही सेड दैट, निंदक नीरे राखिए. ही यूज्ड टू एनकरेज पीपल टू क्रिटिसाइज. सो डिड प्राइम मिनिस्टर इन द बिगनिंग. आप लोग बोलिए, हाँ बताइए, आप बिल्कुल स्पष्ट बताइए. अमेजिंग. उन्होंने ये काम किया, आपको मैं बताऊं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मैंने किताब में लिखा है. उन्होंने सेक्रेटरीज के साइलोस को ब्रेक करने के लिए 6-6, 8-8, 10-10 सेक्रेटरीज का एक ग्रुप बनाया, अलग कहा कि चर्चा करके इस पर आप पुटअप कीजिए. हम सब लोगों को अपने पहले डिस्ट्रिक्ट में भेजा, जाके देख के आइए वहाँ क्या परिवर्तन. दीज आर रिमार्केबल स्टेप्स. आई मीन, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई एम सीइंग. इतना मज़ा आता था, आपको क्या बताऊँ मैं. हमने प्रधानमंत्री मोदी की बात की. अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो अभी तक योगी जी तक आपको कौन सबसे सशक्त मुख्यमंत्री लगता है? और कल्याण सिंह जी को अगर अलग रख दें उनके बाद. सशक्त तो मालूम नहीं कैसे डिफाइन करेंगे, बट आई थिंक योगी जी, आई एम टोल्ड, इज डूइंग अ गुड जॉब. इवन अखिलेश वॉज वेरी गुड इन हिज ओन वे. अपने तरीका, उनका तरीका अलग था, वो भी अच्छे थे. कैसे अलग था, कुछ मैंने साथ उनके काम नहीं किया. एक आध मीटिंग्स में हो, तो उसमें एक आध मीटिंग्स में दोनों को एसेस करना बड़ा डिफिकल्ट है. वो जनरलाइज करना मुश्किल है. एक आध बार मैं मिला अखिलेश जी से, वेरी रिसेप्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग, appears very impatient, but in one-on-one discussion he's very patient and he listens. So is Yogi. I'm told he's very effective. मैंने एक दो चीज़ जो मेरी उनसे बात हुई, चाहे वो नकल के बारे में या बीएड और डीएलएड कॉलेजेस के बारे में, मुझे याद है मैं उनसे मिला, मैंने कहा साहब हम ये करने जा रहे हैं, उनसे सूचना मांगेंगे. बोले, अनिल जी, ये कार्य जो आप कर रहे हैं बड़ा दुरूह है, मुश्किल है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप करिए इसे. मतलब आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, because these were very well politically connected people of B.Ed. D.Ed. colleges के. हर पॉलिटिशियन ने मुझे सपोर्ट किया. वसुंधरा राजे सिंधिया तो ये कॉन्फ्रेंस में उठ के मेरे पास आ गई, कहती हैं, अनिल जी आप बिल्कुल सही करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप करिए इसका B.Ed. D.Ed. का. ममता बनर्जी एग्रीड.
एवरी चीफ मिनिस्टर एग्रीड विद दिस प्रॉब्लम. सो उनके दिमाग में कहीं बैक ऑफ माइंड में कंसर्न है एजुकेशन का, लेकिन वो पॉलिटिकल डिविडेंड्स देगी नहीं देगी उस पर मुझे लगता है कभी कभी उनको लगता होगा कि क्यों इसमें टाइम लगाएं. अगर पॉलिटिकल डिविडेंड्स दिखेगा तो आदमी वो करेगा. तो शायद मेरी कमी थी, मैं उनको इन आइडियाज को पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं बना पाया. जब आइडिया पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो जाएगा तो नेता भी करेगा आपके साथ. कुछ चीज़ में कर लिया, जैसे इसमें BEd DLEd कॉलेजेस में आई कुड मेक इट पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, दे सपोर्टेड मी. टीचर्स के केस में अगर मैं शायद और रहता तो मैं योगी जी से तो करा ही ले जाता कि आप स्कूल के लिए चयनित कीजिए, ये ट्रांसफ़र का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, और वो एग्री कर जाते, जो मैंने थोड़ा बहुत मेरे. सो आई हैड अ गुड वर्किंग और रिलेशन. मायावती जी के साथ ऐसा रहा, क्योंकि मायावती जी को एक सख्त प्रशासक तो माना जाता था, एक छवि तो उनकी थी कि ये हाँ, बहुत सख्त थी वो, बट वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल थी, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी. और जैसे अब मुझे पता नहीं क्या होता, क्या था, नहीं होता था. कोई ये नहीं कह सकता कि योगी जी किसी से पैसा लेते होंगे, है ना. एब्सोल्युटली अबव बोर्ड. आप और कुछ कह लीजिए, लेकिन उनको करप्शन का चार्ज नहीं है उनके. मायावती जी के साथ थोड़ा डाउट था ये. अगेन मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे जो कुछ वाक़ये मेरे सामने आए, मुझे ऐसा लगा कि शी वॉज नॉट अबव बोर्ड. इनफैक्ट जब डिमोनेटाइजेशन की जब खबर आई तो मैं बहुत खुश हुआ. नवंबर में मुझे याद है कि मुझे लगा कि अब ये जितना खरा कलेक्ट किया होगा पैसा सब बेकार हो जाएगा. सब हज़ार के नोट जो है सब बेकार हो गए, अब इनके बेकार हो जाएगा. अब देखिए कितनी दुखद स्थिति है, हर पैसा वापस आ गया. उन्होंने तरीका निकाल लिया, पैसा उनको मिल गया वापस. कैसे वापस आया होगा, कुछ उस पर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? मुझे पता नहीं कैसे किया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मनी केम बैक. अब बताइए, ऑल दिस एफर्ट फॉर नथिंग. देखिए वो भी आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत. मतलब मैंने आपसे कहा ना, पहले मैं इतना खुश हुआ इन चीज़ों, ब्लैक मनी इनका चला गया, सबका ब्लैक मनी चला गया. मैं उस समय कोल मिनिस्ट्री में था, और उसके बाद जो कमेटी बनी जो मॉनिटर करने के लिए, मैं उसमें था. उसमें कई मैंने सुझाव भी दिए. इनफैक्ट मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा, यार तुमसे किसने कहा था कि 500 के नोट का साइज़ छोटा कर दो, वो रिकैलिब्रेट करके इतना प्रॉब्लम हो गई. तो मेरा कंटेंशन ये था, आइडिया बहुत अच्छा था, बट द वेट वॉज